तो दोस्तों हाल ही के कुछ समय में हम लोगों ने कई सारे वीडियो में डिस्कशन किया कि इस समय अमेरिका वर्सेस वेस्ट हो चुका है ताइवान के मुद्दे को लेकर। यानी पूरा वेस्टर्न ब्लॉक नहीं चाहता है, जिसमें यूरोपियन देश शामिल है, कि ताइवान के मुद्दे को लेकर वो लोग चाइना के ऊपर किसी तरह के कोई सैंक्शंस वगैरह लगाए या जैसा कि रशिया यूक्रेन वॉर में हुआ इस तरह की कोई भूमिका निभाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका और ज्यादा नुकसान हो। वो अपनी जगह पर सही तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये उनका अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए कि वो किसका समर्थन करे किसका समर्थन नहीं करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब चीजों को देख पा रहे थे हम लोग, तो उसमें हम लोग देख पा रहे थे कि ताइवान अलग थलग पड़ गया है, एकदम आसान निवाला दिखाई दे रहा है, जो कि चाइना कभी भी बड़ा मुंह फाड़कर उसे निगल लेगा। और काफी दयनीय स्थिति आ गई थी। अगर पिछले वीडियोस के ऊपर मैं आप लोगों के कमेंट के बारे में भी बात करूं तो काफी ज्यादा निराशाजनक और काफी ज्यादा दयनीय कमेंट आए थे आप लोगों की तरफ से। आप यही कह रहे थे कि यार चाइना इतना क्रूवल देश है, वो अगर इतने सीधे साधे देश के ऊपर अटैक करके इनके ऊपर कब्जा कर लेगा तो इनका क्या हाल होगा। खासकर ताइवान की जो राष्ट्रपति है साई इंगवेन जिनका नाम है, उनका क्या होगा। सालों साल के लिए उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा, अत्याचार किए जाएंगे, एंड ये सारी चीजें चली रही थी। लेकिन इसी बीच कुछ नई चीजें निकल कर आई है जो कि बताती है कि ताइवान एक्चुअली क्या है। मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दूं कि काफी रिलायबल सोर्सेस से ये सारी जानकारी निकल कर आई है और उनके हिसाब से बताया ये जा रहा है कि अगर ताइवान अपनी ऊपर आ गया, यानी उसने अगर अपनी वाली बता दी, तो दुनिया में 90% तक वो तालाबंदी करवा देगा। जैसे लॉकडाउन की स्थिति थी ना, कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट करवा सकता है ताइवान। अब ये सब चीजें कैसे पॉसिबल होगी, क्यों ताइवान का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है, चलिए आगे डिस्कशन करते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले एक बार ताइवान की ताकत के बारे में हम लोग जान ले कि वो एक्चुअली है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि ताइवान की जो जीडीपी है वो 1.26 ट्रिलियन डॉलर्स की है। जी हाँ, और पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो 2,39,43,556 के लगभग है, यानी लगभग 2.5 करोड़ आप मान लीजिए। अब पर कैपिटा जीडीपी की अगर बात की जाए तो जहां पर चाइना की $12,556 है, तो वहीं पर ताइवान की इससे कई गुना ज्यादा है, जो है $32,800। अब आप कंपेयर कर सकते हैं कि अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो ये चाइना से 2-3 गुना आगे निकल जा चुके हैं। तो अल्टीमेटली ताइवान को छोटा देश बिल्कुल नहीं माना जा सकता, कमजोर बिल्कुल नहीं माना जा सकता। बस ये है कि वो काफी ज्यादा शांति प्रिय हैं। उन्होंने अपने डिफेंस के ऊपर काफी कम ध्यान दिया और उनकी जो पॉलिसी रही है वो शुरुआत से ही डिफेंसिव रही है। अगर ये इजराइल की तरह डिफेंसिव हो जाए तो यकीन मानिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अब दरअसल मैं ताइवान की इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को लेकर थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था, तो वहां पर फॉरेन पॉलिसी का मुझे एक आर्टिकल मिला जो कि एकदम लेटेस्ट है। फॉरेन पॉलिसी एक थिंक टैंक है जो कि काफी रिलायबल है, जिसका ओरिजिन यूनाइटेड किंगडम है। इसके दरअसल लाइव सेक्शन में एक लेख पब्लिश हुआ है जो कि इसकी भारत की विंग द्वारा लिखा गया है, और ये लेख लिखा गया है रवि अग्रवाल जी की तरफ से, जो कि फॉरेन पॉलिसी में एडिटर इन चीफ है। काफी बड़ा पद है, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनका ऑडियो सुन पाएंगे। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे उनके लिए मैं संक्षिप्त में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि उन्होंने दरअसल क्या कहा है। उन्होंने दरअसल ये कहा है, जो उनका मतलब था वो ये था कि ताइवान के ऊपर अटैक करना यानी दुनिया के ऊपर अटैक कर देने जैसा होगा। जी हाँ, वो ऐसा क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जैसे रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए तो रशिया के पास हथियार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए रॉ मटेरियल की कमी आ गई, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स वगैरह की कमी आ गई। ये सारी चीजें हमारे सामने है ना, और ये कहां से सप्लाई की जाती थी? वेस्टर्न कंट्रीज से। कहने का मतलब रशिया को ताकतवर बनाने के पीछे, या फिर रशिया फुल फ्लेज में हथियार बना पाए, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज ही इनडायरेक्ट वे में उसका मदद कर रही थी। हो सकता है कि चाइना द्वारा जो हथियार बनाए जा रहे हों उनमें एल्यूमिनियम भारत की तरफ से दिया गया हो सकता है कि भारत द्वारा जो हथियार बनाए गए हों उसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स चाइना की तरफ से आए हों। अभी कुछ ही समय पहले ये भी हम लोगों को खबरें मिली थी कि F-35 के निर्माण में कुछ महत्वपूर्ण और काफी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइनीज थी। बाद में उन्हें आइडेंटिफाई किया गया, प्रोडक्शन कुछ समय के लिए रोका गया। उसके बाद जब उसका विकल्प मिल गया अमेरिकन को, तब जाकर F-35 को दोबारा प्रोडक्शन में डाला गया। तो इससे क्या मतलब निकलता है? इससे मतलब ये निकलता है कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्टेड है। जैसे हमारे शरीर की सारी वेन्स हमारे हार्ट से कनेक्टेड है और ब्लड का फ्लो वहीं से होता है, वहीं से रेगुलेट होता है, तो कुछ इसी तरह की चीजें सप्लाई चेन में भी चलती रहती है। एक दूसरे को आप छोटे मोटे साइज वगैरह में या किसी दूसरे माध्यम से लेन देन करते रहते हैं। तो इसमें अगर आप ताइवान का कंट्रीब्यूट देखें तो वो 90% तक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चिप्स, सेमीकंडक्टर या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी वगैरह जो भी आप कह दें, उसकी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसका ओरिजिन ही ताइवान है। और बताया ये जा रहा है कि अगर ताइवान ना रहे या ताइवान के अंदर ये इंडस्ट्रीज काम करना एकदम से बंद कर ले, मान लीजिए कि चाइना अटैक करता है और उसके बाद ताइवान का ये बिजनेस और ये सारी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद हो जाती है, तो दुनिया के अंदर 90% ऐसी चीजें हैं जो कि पूरी तरह से लॉक हो जाएगी।
यानी ना तो आप उसके बाद हथियार बना पाएंगे, ना उसके बाद टेलीविजन्स बना पाएंगे, ना रेफ्रिजरेटर बना पाएंगे, ना स्मार्टफोन बना पाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और लगभग 90% क्षेत्र पूरी तरह से लॉक्ड हो जाएंगे। ये है ताइवान की पावर। अब अगर ऐसी परिस्थितियां दुनिया के लिए जनरेट हो सकती है तो क्या चाइना मूर्ख है कि वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा? या फिर फ्रांस कुछ समय पहले कह रहा था कि हमें कोई लेना देना नहीं है चाइना क्या करता है क्या ना करता है, हम ताइवान के मुद्दे पर बिल्कुल भी बीच में नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली अगर ताइवान के ऊपर चाइना अटैक कर देता है तो जो फ्रांस रफाल वगैरह बना रहा है या 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है, ये भी नहीं बन पाएंगे। इसका मोरल यही है वीडियो का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज आती है उनका सूत्रधार ही ताइवान है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात की जाए तो आज किसी भी फील्ड में हम कल्पना नहीं कर सकते कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल ना किया गया हो। लगभग सभी जगह हमारा बैंकिंग सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर करता है, हमारा पेमेंट सिस्टम इसी के ऊपर निर्भर करता है। जो हमारा इतना सारा डेटा वगैरह है अलग अलग माध्यम से, वो सारे के सारे सर्वर वगैरह जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो सब भी इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है। तो ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल लॉक हो जाएगी एक ताइवान की वजह से। तो कहने का मतलब अमेरिका हो, जापान हो, भारत हो या फिर यूरोप का कोई अन्य देश हो, अगर चाइना ताइवान के ऊपर युद्ध कर देता है तो हर हाल में ताइवान को बचाने के लिए सबको जाना ही होगा। और इससे भी बड़ी बात यह कि चाइना अगर ताइवान के ऊपर युद्ध करता है उसके बाद ताइवानीज का जो कुछ भी हो वो बात की बात है, लेकिन ये तय माना जा सकता है कि इन सब चीजों की वजह से चाइना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद इस क्षेत्र में जो थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजीज दूसरे देशों के पास है वो चाइना तक नहीं जाएगी। यही सारे कारण है कि आज इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हर कोई आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या भारत। अभी मॉर्निंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया केवल इंसेंटिव के नाम पर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारतीय सरकार $10 बिलियन खर्चने जा रही है। तो वो क्यों? वो सब इसीलिए कि अगर इन फ्यूचर ताइवान के ऊपर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाए, एटलीस्ट हमारा काम चल जाए। ये सारी चीजों की व्यवस्था की जा रही है। तो ये बहुत बड़ी ताकत मानी जाएगी ताइवान की, जो कि एक होप जगाती है कि ताइवान के ऊपर फिलहाल तो कोई खतरा नहीं आएगा जब तक कि सारे देश इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।